सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज हमारा विषय है साहित्य परिचय, कुंवर नारायण का साहित्य परिचय। साहित्य परिचय लिखने से पहले आपने 2 लाइन वैसे बोलनी है, ये नहीं तो नोटबुक में मिलेंगी, नहीं किसी बुक में मिलेंगी, नहीं, ये कवि की अपनी भावनाएं हैं। जैसे है समय नदी की वह धारा, है समय नदी की वह धारा, जिसमें सब बह जाया करते हैं। कुछ जन ऐसे होते हैं जो साहित्य बनाया करते हैं। अब देखो, अब हम आपको कुंवर नारायण का साहित्य बताते हैं। कुंवर नारायण भी साहित्यकारों में से एक हैं। वो आधुनिक साहित्यकार हैं। उन्होंने समकालीन कविता पर बहुत कुछ लिखा है। अब देखो, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता के कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। सन 1927 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में ही हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये लखनऊ चले गए, वहाँ से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये एक भ्रमणशील व्यक्ति हैं। इन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया, जैसे रूस, पोलैंड, चीन इत्यादि अनेक देशों में घूमे। अब इनकी रचनाएं, कुंवर नारायण की रचनाएं, इन्होंने अनेक रचनाएं की, जैसे चक्रव्यूह, ये इन्होंने 1956 में प्रकाशित की। परिवेश, चक्रव्यूह परिवेश, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। हम तुम, प्रबंधक महाकाव्य, प्रबंधक आत्मजयी, साक्षात्कार आदि इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। आज और आज से पहले, आज और आज से पहले। अब है इसकी भाषा शैली। कुंवर नारायण की भाषा शैली बहुत ही मधुर है। इन्होंने बहुत सहज और स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग किया है, सहज सरल शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा, साहित्यिक भाषा शैली खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और इन्होंने अपनी शैली में अनेक वर्गों पर बल दिया है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रतीकात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रतीकात्मक, नगरीय जीवन की संवेदनाएं,
नगरीय जीवन की संवेदनाएं नगरीय जीवन की संवेदनाएं आदर्श समाज इन्होंने आदर्श समाज पर बहुत कुछ लिखा है। जैसे हमारे समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। जो निम्न वर्ग है उन पर इन्होंने विशेष बल दिया है। यह है हमारा कुंवर नारायण। और अंत में अलंकार। कुंवर नारायण ने अपनी कविता में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है, जैसे उपमा, अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। अंत में हम कह सकते हैं कि कुंवर नारायण आधुनिक नई कविता के सुप्रसिद्ध कवि हैं। कवि के साथ साथ ये साहित्यकार भी हैं। उन्होंने संपूर्ण समाज के ऊपर अपनी लेखनी चलाई और इनकी लेखनी लगातार अबाध गति से चलती ही रही। अब इसकी कविता है, इनकी दो कविता है। नंबर 1 कविता के बहाने। कविता के बहाने और इसके कवि हैं कुंवर नारायण। दूसरी है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर। अब देखो भाई, पहली है कविता के बहाने। कविता के बहाने कविता में कुंवर नारायण ने कविता के माध्यम से कविता में छिपी अपार शक्ति को उजागर किया है। कविता में अपार शक्ति छिपी हुई है और कविता का प्रभाव जड़ चेतन सभी पर पड़ता है। कविता हर एक से जुड़ी हुई है, वर्तमान, भूत, भविष्य, और जुड़ी रहेगी। कवि को थोड़ी शंका है कि कभी उसकी कविता नष्ट न हो जाए, अपना अस्तित्व न गंवा दे। कविता का प्रभाव कहाँ कहाँ, किस रूप में, किस प्रकार पड़ता है। कवि कविता को एक यात्रा मानता है। जैसे चिड़िया के बहाने, फूल के बहाने और बच्चों के बहाने कविता कई अलग अलग प्रकार बताता है। चिड़िया के बहाने है कविता तो क्या है, फूल के बहाने है तो क्या है, और बच्चे के बहाने है तो क्या है। अब सबसे पहले हम कहते हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इधर उधर। कविता की उड़ान कविता ही जाने, चिड़िया न जाने। अब कहते हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। इसमें कवि ने कविता को एक चिड़िया की उड़ान बताया है। कविता की तुलना चिड़िया से की है। कविता की तुलना चिड़िया से की है। जैसे चिड़िया सीमित आकाश में कहीं भी उड़ सकती है। आकाश आकाश है उसकी उड़ान चिड़िया की, लेकिन कविता की उड़ान हरेक देशांतरों तक है। कविता सिर्फ आकाश आकाश में उड़ती है, लेकिन ये चिड़िया आकाश में उड़ती है और कविता की उड़ान असीमित है। कवि की भावनाएं जहाँ चाहे वहीं पहुँच सकती हैं। कविता कल्पित कल्पना है,
1 मिनट में इधर 1 मिनट में उधर। दूसरा है जो ये कविता है, इसकी उड़ान चिड़िया नहीं जानती, कविता ही जानती है। दूसरा है कविता की तुलना फूल से की है, कविता खिलना है फूल का, फूल का खिलना कविता क्या जाने। कहता है कि दूसरी है फूल से की है, फूल से की है, कविता की तुलना फूल से की है। कविता मुस्कुराहट है फूल की, कविता खिलना है फूल का। फूल एक बार खिलता है लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं, फूल एक बार खिलने के बाद मुरझा जाता है और कविता हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहती है। युगों एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक कविता जीती रहती है। ये फूल तो मौसम के अनुसार मुरझाते हैं और खिलते हैं, सिर्फ एक बार खिलते हैं फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता बार बार खिलती ही रहती है। तीसरे नंबर पर है कविता की तुलना बच्चे से की है, बच्चे से। कविता की तुलना बच्चे से कविता की तुलना की है। देखो छोटे बच्चे, कविता एक खेल है बच्चे का, इस घर उस घर इधर उधर, बच्चे का खेल बच्चा ही जाने। कहता है जो छोटा बच्चा है तब खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए सभी घर बराबर हैं। बच्चे का खेल कविता क्या जाने, बच्चे का खेल बच्चा ही जाने। छोटे छोटे बच्चे किसी भी घर में घुस जाते हैं और उनके लिए सभी घर बराबर हैं। बच्चों के लिए तो अपना पराया नाम नहीं है, उनके लिए तो सभी अपने हैं, वो जिधर चाहे वहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार कविता को कोई भी पढ़ सकता है। बच्चे का खेल बच्चा ही जानता है, कविता नहीं जानती। इस कविता के अंदर, कविता में वैसे कविता छोटी है लेकिन इसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा है, बहुत गूढ़ से गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं इसमें, और कवि की भावनाएं उजागर होती रहती हैं, कवि को आनंद प्रदान करती रहती हैं। कभी बच्चे के बहाने, कभी फूल के बहाने, कभी चिड़िया के बहाने, अलग अलग बहानों से होता रहता है। कभी फूल के बहाने, कभी कविता के बहाने, कभी चिड़िया के बहाने। अब दूसरी देखो, दूसरी कविता है बात सी दी थी पर, यह भी कुंवर नारायण की है। इस कविता के अंदर कुंवर नारायण बताता है जब कोई कवि किसी कविता की रचना करता है तो सबसे पहले उसकी विषय वस्तु एकत्रित करता है। अब ये देखता है इसमें कौन से शब्द सटीक हैं। कवि कविता करते समय सहज सरल स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग करता है। कठिन शब्द कवि की कविता के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जब भी कोई कवि कविता करता है तो सबसे पहले शब्दों का ही चयन करता है। इसीलिए बात सी दी थी पर में कवि ने कथन और माध्यम के द्वंद्व को स्पष्ट किया है। द्वंद्व होता है झगड़ा। इस कविता के अंदर कवि ने कथन और माध्यम के द्वंद्व को स्पष्ट किया है। इसी प्रकार हमें भी जब भी किसी कविता की रचना करनी है, अपनी भावनाओं को उजागर करना है तो सहज सरल स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करना है। भाषा सहज सरल स्वाभाविक थी लेकिन शब्दों के प्रयोग में फंस जाता है कवि।
कठिन शब्दों के प्रयोग में फंसने के बाद भाषा जटिल बनती चली जाती है। कवि का प्रयास यही रहता है कि वह आसान शब्दों का प्रयोग करे, लेकिन इसी के बहाने उसकी कविता शब्दों के चक्कर में फंसती जाती है और उसका प्रभाव कम होने लगता है। कठिन शब्दों से कविता कभी भी आसान नहीं होती। इस कविता में कवि ने यही बताया है कि जब भी कोई कविता हमें करनी है तो आसान और सहज और स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कवि भाषा को तोड़ता मरोड़ता है, उठाता पटकता है, लेकिन फिर जितना उसे तोड़ता मरोड़ता है दुगने कठिन शब्दों का प्रयोग आता जाता है। अंत में कवि की भाषा आसान नहीं रहती और उसी के चक्कर में फंसकर वहीं रह जाती है। बात सीधी थी पर भाषा बहुत आसान थी। जो कवि अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता था वो बहुत आसान थी, लेकिन भाषा के चक्कर में फंसने के बाद दुगनी जटिल होती चली गई। बात सीधी थी पर में यही है। 2 कविता पूरी हो चुकी हैं, अब एक पाठ करवा देती हूँ गद्य का, ठीक है।